देखो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने क्या बताया था, हमारी रूल बुक है ना। जैसे क्रिकेट के रूल्स होते हैं वैसे हमारे यहाँ पे सोसाइटी में रहने के लिए रूल्स हैं। उसी के फीचर्स हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा, आप एक बुक खोलते हो ना, बुक का पहला पेज क्या लिखा होता है कि ये बुक का क्या है, कैसे है, ये सारा बताते हैं ना। बुक का पहला पेज होता है, इंडेक्स बोलते हैं हम ना, कभी कभी इंडेक्स बोलते हैं, कभी पहला पेज होता है। इंडेक्स से पहले एक पेज होता है, ठीक है, जो एक बुक के बारे में बताता है, इसमें क्या क्या लिखा है, इसमें क्या कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है, सारी बुक के बारे में बताता है। वैसे ही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहला पेज है ना, ठीक है, जो सब बताता है कि इस वैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है जो बताता है इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, वो सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कहा है कि हम जस्टिस, इस कॉन्स्टिट्यूशन का एम है जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी प्रोवाइड करना, इक्वलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करना, ये सब इसका एम है। अब जस्टिस क्या हो गया, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। अब जस्टिस मतलब कि आपको, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है कि आपको सोशल जस्टिस भी मिल सकता है, आपको इकोनॉमिकल भी मिलेगा और पॉलिटिकल भी मिलेगा, ठीक है। इक्वलिटी आपको सब जगह मिलेगी, ठीक है, और आपको लिबर्टी मिलेगी, ठीक है। ये सब इसने प्रेम्बल में लिखा हुआ है। चलो चलते हैं आगे, ये याद रखना, ठीक है। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1766 केम इनटू इफेक्ट इन 3/1/1977, ठीक है। अब देखो कि जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया, B.R. अम्बेडकर को। किसको कहा गया, ठीक है, याद रखना, ये भी आता है कई बार क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है। अब B.R. अम्बेडकर थे, मतलब कि वो छोटी कास्ट से आते थे, उनके साथ भेदभाव काफ़ी ज़्यादा हुआ था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों से लड़ाई की, तब जाके उन्होंने अपने जो उनके जो SC कास्ट वाले थे उनके लिए उन्होंने बड़ा कुछ किया है। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत अहम रोल प्ले किया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब पहला फीचर क्या है, रिटन है। देखो भाई, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सब रिटन है, ठीक है, A to Z, ये आपको सब रिटन मिलेगा। क्या गवर्नमेंट का रोल है, क्या एग्जीक्यूटिव का रोल है, क्या जुडिशियल का रोल है, सब लिखा हुआ है, आपको सब मिलेगा। क्या एक सिटीजन्स के राइट हैं, क्या उसकी ड्यूटी है, क्या फंडामेंटल राइट, सब लिखा हुआ है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिटेल इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके पहले कितने पार्ट्स थे, 22, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल। देखो पहले बुक को जैसे हमने चैप्टर है ना, वैसे हमने पार्ट्स में डिवाइड किया। क्या किया है, समझो ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो हमने कितने चैप्टर में डिवाइड किया, 22 चैप्टर में। कितने चैप्टर में डिवाइड किया, 22 में। उसके बाद हर एक चैप्टर के अंदर पॉइंट्स हैं, ठीक है, हर चैप्टर के अंदर क्या है, पॉइंट्स हैं, हर चैप्टर के अंदर क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम, आर्टिकल्स। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम, आर्टिकल्स, ठीक है। एक पॉइंट, हर एक पॉइंट में किया है, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 30, मतलब वो पॉइंट्स में लिखा है। फिर उसके अलावा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हम चैप्टर के बीच में नहीं डाल पाए, ठीक है, चैप्टर में लिखा है, उसके हमने लास्ट में एक पेज बना दिए हैं जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आया समझ। अच्छा, ये वो कह रहा है कि ये गवर्नमेंट के बारे में बताता है, बट ये सेंट्रल लोकल सारे गवर्नमेंट के क्या फंक्शन है, कैसे काम करेगी, सब बताता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, स्टेट वाले और लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताता है। ये सिटीजन्स की राइट के बारे में बताता है, ड्यूटी के बारे में बताता है, और स्टेट के क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा होता है, ये सब के बारे में बताता है, समझ गए। अब आगे चलते हैं। देखो वही कह रहा है कि हमने इतना डिटेल में इसलिए लिखा ताकि हमारे जो बनाने वाले थे उनको वो ये सोच रहे थे कुछ भी अधूरा ना रह जाए, ताकि कोई इसका फ़ायदा ना उठा ले, ठीक है। अब देखो हम इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये थोड़ी कि हम अपनी मतलब जो रूल्स हैं ऐसे ही चेंज कर दें। अब चेंज करने का भी इसके अंदर तरीका लिखा हुआ है, ठीक है। हम कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी लिखा हुआ है कि कितने पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए, कितने वोट डलने चाहिए, कैसे चेंज होगा, सब लिखा हुआ है। जिसको हम चेंज करते हैं ना उसको क्या बोलते हैं हम, अमेंडमेंट।
जब हम चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे, अमेंडमेंट। समझ गए। देखो आगे, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉवरेन का मतलब क्या बोला था मैंने कि ये किसी के कंट्रोल के, किसी भी कंट्री के अंडर कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ये अपनी पॉलिसी खुद बनाता है। आगे समझ। उसके बाद गवर्नमेंट ही, पीपल ही गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, और ये रिपब्लिक भी है। रिपब्लिक का मतलब हम अपना प्रेसिडेंट खुद चुन सकते हैं। समझ गए। हमारा प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कोई खानदान, उसका लड़का, उसका लड़का, ऐसा नहीं आता, हम खुद उसको चुन सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, वो हेरिडिटरी है। ब्रिटेन में क्या है, हेरिडिटरी। अब सोशलिस्ट एंड सेकुलर। अब सोशलिस्ट का मतलब क्या है, देखो गवर्नमेंट जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को लगता है कि उसका इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप करना इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट वहाँ हस्तक्षेप करती है और पॉलिसीज़ बनाती है। जैसे ये हो गया आयुष्मान भारत हो गया, ठीक है ना, 5 लाख का इंश्योरेंस है ना सबका। उसके बाद क्या है, एक और है प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना, सबको 5 किलो का राशन फ्री में। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जिसको हम सोशलिस्ट बोलते हैं। सेकुलर क्या हो गया, सेकुलर हो गया कि गवर्नमेंट किसी को भी फेवर नहीं करती है। अडल्ट फ्रेंचाइजी हमारी गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी अडल्ट फ्रेंचाइजी है, मतलब कि हाँ हमें वोट देने का हक है। समझ गया। प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी प्रमोट करती है, प्रिवेंट करती है सोशल इनइक्वलिटी ऑन द बेस ऑफ सेक्स, कास्ट, कलर, क्रीड, एजुकेशन। मतलब कि सब इक्वल होने चाहिए, सोशल, ठीक है ना। सोशल देखो सोशलिस्ट क्या हो, सोशलिस्ट में क्या होता है, सब इक्वल हो, कोई भी ऊपर नीचे ना हो। गवर्नमेंट जहाँ जहाँ देखे कि उसका हस्तक्षेप हो सकता है वो हस्तक्षेप कर ले, ठीक है। हम सब इक्वल हैं ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स और एजुकेशन, ठीक है। आया समझ। सेकुलर का मतलब कोई भी रिलीजन कि मैं क्या करेगी, स्टेट फेवर नहीं करेगी, सबको इक्वल मानेगी। स्टेट क्या करेगी, सबको इक्वल मानेगी, किसी को भी प्रमोट नहीं करेगी। समझ गए। आया समझ। आगे चलते हैं। ये कुछ रह गया यहाँ पे क्या, ये तो बाद में आता है यार, इससे पहले फेडरलिज्म। एक मिनट ठहरो यार, कुछ रह गया क्या इसमें, सोशलिस्ट सेकुलर फेडरलिज्म। अच्छा अब अगला देख, अगला फीचर क्या है, फेडरलिज्म। देखो अब मान लो तुम्हारा घर है, ठीक है, कोई बाहर का बंदा आएगा कि नहीं वो तो पूरा स्टेट चला रहा है, वो तुम्हारा घर भी चलाएगा क्या, नहीं ना चलाएगा। कोई बाहर का बंदा, समझ लो वो कोई पूरा सोसाइटी का मुखिया है, ठीक है, मुखिया ने कुछ रूल बनाए, वो सोसाइटी के लिए बनाए ना, तुम्हारे घर के लिए तो नहीं बनाए, तुम्हारे घर के रूल अपने होंगे, है ना। तो इसी तरीके से इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपने कुछ रूल बनाती है, लेकिन स्टेट भी होती है, स्टेट भी अपने कुछ अलग रूल बनाती है। इनके रूल्स और पावर लिखे गए हैं, सेंटर कैसे इसके अंदर हस्तक्षेप कर सकती है, सेंट्रल कहाँ पे हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, स्टेट की क्या पावर है, सब कुछ हमें अपने रूल बुक में लिखा हुआ है। अब स्टेट के अंदर क्या है, पंचायत, पंचायत के भी रूल्स लिखे कहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेचर में लिखे होते हैं। पंचायत के भी हमारा एक पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर हमारा पार्ट है जिसको हम पंचायत बोलते हैं। तो यानी कि स्टेट भी इसके अंदर हस्तक्षेप इतना ज़्यादा नहीं कर सकती है। यानी हमने सबके रूल्स लिखे हैं, सेंटर के लिखे हैं, स्टेट के लिखे हैं और पंचायत के भी रूल्स लिखे हैं, ठीक है। वही क्या, एक लेवल सिर्फ एक ही गवर्नमेंट नहीं चलती, हमारी कई गवर्नमेंट है, सेंटर की अलग है, स्टेट की अलग है, और क्या, और हमारी रूरल पंचायत अलग है, ठीक है। मतलब कहता है अगर इतना बड़ा होगा तो हमें बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, अगर हम सिर्फ सेंटर से ही चलाएंगे। देयरफॉर हमने क्या किया, गवर्नमेंट अलग अलग लेवल में बनाई, सेंटर में बनाई, स्टेट में बनाई और पंचायत भी बनाई, ठीक है ना। इसीलिए हमें इनके अलग अलग पावर इनको बताना था कि तुम्हारी पावर्स ये हैं, तुम्हारी पावर्स ये हैं, तुम्हारी पावर्स ये हैं। तभी हमने अपने स्टेट में क्या लिखा, हमने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। हमने 3 लिस्ट बनाई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में हमने सेंटर की पावर लिखी है, स्टेट में किसकी लिखी है, स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर लिखी है, और कॉन्करेंट में जो दोनों जो जिस पे कंट्रोल कर सकते हैं। समझ गए।
हाँ, आया समझ। वही कह रहा है, पूरा मेंशन किया है कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सी चीज़ों में सेंट्रल गवर्नमेंट लाभ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट लाभ बना सकती है। हमने दोनों के पावर को डिवाइड करके रखा हुआ है। हम आगे वाली क्लास में इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, ठीक है। आया समझ। फेडरलिज्म में क्या होता है, सेंट्रल स्टेट दोनों अपनी पावर्स लेती हैं कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर स्टेट की पावर का हनन करेगा सेंटर, तो वो सीधा कहाँ जाएगी, जुडिशरी में। जुडिशरी में जाके उसकी कंप्लेंट करेगी। अगर सेंटर की कहना स्टेट नहीं मानी है, तो वो उसको रद्द भी कर सकता है और जुडिशरी भी जा सकता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट्स होंगी, लेकिन सेंटर के अपनी एक क्या होगी, पूरे इंडिया की एक गवर्नमेंट होगी, स्टेट्स की अलग अलग गवर्नमेंट होगी। इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि एक पार्लियामेंट सेंटर में होती है। लेजिस्लेचर इन द सेंटर, सेंटर मतलब एक पूरी कंट्री का एक पार्लियामेंट, ठीक है। स्टेट का अलग अलग होगा, लेकिन एक कंट्री का अलग एक पूरा पार्लियामेंट होगा। पूरी इंडिया में लॉ जहाँ लागू करेंगे, जहाँ पे सभी मेंबर आके बैठते हैं और वहाँ पे रूल्स बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। इंडिया की पार्लियामेंट कहाँ है, दिल्ली, ठीक है, समझ गया। सेपरेशन ऑफ पावर, वही लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, तीन होती है। लेजिस्लेचर क्या होता है, जो रूल्स बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो रूल्स इंप्लीमेंट करता है। जुडिशियल क्या होता है, जो रूल्स को प्रोटेक्ट करता है, जो राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर कहीं हनन हो जाए कि अगर स्टेट और सेंटर के बीच में कोई टसल हो जाए, या हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन हो जाए, तो हाँ जुडिशियल उसको मेंटेन करता है, लॉ को मेंटेन रखता है। समझ गया। अच्छा, वो कह रहा कि लेजिस्लेचर क्या होता है, जो हमने चुन के भेजे होते हैं, जो लॉ बनाते हैं। इम्प्लीमेंट क्या होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो इम्प्लीमेंट करते हैं। जुडिशियल क्या होता है, जो लॉ को पढ़ते हैं और उसको लागू करते हैं, आगे देखते हैं कि लॉ कहीं का लॉ का हनन ना हुआ हो। समझ गए, आया समझ। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा डिफाइन किया कि हर एक ऑर्गन का क्या क्या फंक्शंस होंगे। समझ गए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताई हुई है। और ईच ऑर्गन चेक ऑन द अदर ऑर्गन एंड विच इंश्योर अ बैलेंस इन द पावर अमॉन्ग ऑल। अगर स्टेट सेंटर ने कोई लॉज बनाए हैं, ऐसे लॉज बनाए हैं जो हमारे राइट्स को हनन करेगी, तो क्या जुडिशियल क्या करेगी, उस लॉ को हटा देगी। तो मतलब चेक किया ना, चेक क्या होता है कि भाई तुम अपनी हद से बाहर मत जाओ। समझ गए, जुडिशियल चेक करती है। अगर एग्जीक्यूटिव ज़्यादा ही अत्याचार कर जाए, तो हम क्या जाते हैं, मंत्री के पास जाते हैं ना, कि पुलिस वाला तंग कर रहा है ना। तो मंत्री क्या करता है, उसको डांटता है या उसके ऊपर एक्शन लेता है। समझ गए। तो यानी एग्जीक्यूटिव ने लेजिस्लेचर ने किसके ऊपर एक्शन लिया, एग्जीक्यूटिव के ऊपर। अगर किसी मंत्री ने धांधली कर दी या किसी ने घोटाला कर दिया, तो क्या करता है, पुलिस वाला उसको अरेस्ट भी कर सकता है। यानी एग्जीक्यूटिव ने किसके ऊपर चेक कर दिया, लेजिस्लेचर के ऊपर। यानी ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, बंदिश बना के रखते हैं, कोई अपनी सीमा ना लांगे। समझ गया। अब थोड़ा सा फंडामेंटल राइट बता देता हूँ, अब अगली बार बता दूंगा थोड़ा और। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं कि देखो, ये सिर्फ डेमोक्रेटिक हमारी गवर्नमेंट चलाने के लिए, लेकिन हमारे लिए भी होते हैं, ताकि हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाए। अब तुम जाओगे, तुम चाहे जो तुम्हारा मन जो करेगा, तुम्हें अगर कोई करने ना दे, तो तुम्हें कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई थप्पड़ मार दे तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे को मार देगा कोई, है ना। तो हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई हमारी राइट्स को हनन ना करे, हमने एक चैप्टर बना दिया जिसको हमने फंडामेंटल राइट्स लिखा हुआ है। समझ गए, आया समझ। ये सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है, आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ द पावर, गवर्नमेंट उसको ज़्यादा सताने लगे। इसको हम कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसका दो ऑब्जेक्टिव है, इसके दो एम है। पहला एम क्या है, हर जो नागरिक है अपने जो उसके राइट हैं वो क्लेम कर पाए। दूसरा क्या है, ऑन एवरी अथॉरिटी डैट पावर मस्ट बी बाइंडिंग ऑन एवरी डैट हैज़ पावर टू मेक लॉ। दूसरा है कि जो एग्जीक्यूटिव, जो लेजिस्लेचर, जिनके पास पावर है लॉ बनाने की, उनको चेक और बैलेंस कर सके। समझ गया। तो आज इतने ही रखते हैं, ठीक है।